हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे आपका 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आज ये उस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, कि भाई कैसे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है तो वो इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, डायमेंशनली आप चेक कर सकते हैं इस एनालिसिस की हेल्प से। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे किसी एक फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आपको कंसेप्ट नहीं पता कि इस फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है। जैसे फोर्स है तो फोर्स का नॉर्मली आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, पर ये आपको पता है। लेकिन अगर नहीं भी पता हो तो आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो आप इसका फॉर्मूला है वो ड्राइव करके बताओ। तो ऐसे फॉर्मूलाज को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो कैसे ड्राइव करेंगे ये सीखेंगे। बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम सारे फॉर्मूलाज को ही यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे भी होंगे, कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी जब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उन फॉर्मूलाज को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सी सिचुएशन होंगी उनके बारे में भी आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का वीडियो। या तो आप आज के टॉपिक को नेम दे सकते हैं ड्राइविंग फॉर्मूलाज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हैं ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो उस क्वांटिटी के बारे में ले रहे हैं जिस क्वांटिटी का आपको पता है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब हम ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे? केवल और केवल डायमेंशंस की हेल्प से। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। पहला है मास, मास पे डिपेंड करता है, और दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सो फाइंड क्या करना है, देखो एक्सप्रेशन फॉर एफ। हमें एफ के लिए, फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन है यानी जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा आंसर का प्रोसेस होगा, जिस भी क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, देखिए एफ का फाइंड आउट करना है, तो एफ ये किस पे डिपेंड करता है उसको हम प्रोपोर्शनली राइट डाउन कर लेंगे। देखो एफ प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। और हम जब भी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे हमेशा प्रोपोर्शनल ही मान के चलेंगे। यहां पे अगर फोर्स की जगह कुछ और होता, हमें यहां पे मोमेंटम पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू किसके, जिसके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी क्वेश्चन में आपको बताई जा रही है। देखो मास के ऊपर बताई जा रही है, सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम, और इसकी पावर लेंगे एक्स। हमेशा आपको यही करना है। जैसे यहां मोमेंटम होता और ये मेरे को बोलता कि मोमेंटम है ना वो एम पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या करता, मोमेंटम यानी पी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, और जितनी क्वांटिटीज है उनको लिखते जाएंगे। तो यहां पे पहला हो गया। दूसरा एफ प्रोपोर्शनल टू, एक और चीज दे रखी है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन की पावर वाई। एक और होता, क्या करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू जो होता उसको लिख के पावर जेड, और होता है हमारे पास, तो एफ प्रोपोर्शनल टू, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह मान लो कुछ और ले लेते, हम ए ले लेते, बी ले लेते, पर हमारे पास दो ही क्वांटिटीज हैं इसलिए हमने एक्स वाई ले लिया। और मैक्सिमम ज्यादातर आपको तीन क्वांटिटीज तक ही देखने को मिलेगा, तो एक्स वाई जेड से आपका काम चल जाएगा। देखो ये वो है जिसके लिए मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और ये एम और ए वो है जिनकी डिपेंडेंसी है। देखो मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। पहली चीज देखो, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो बाद में क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो एक्स एम की पावर एक्स ली, फिर यहां पे एफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर मैंने ले ली वाई। अच्छा, जब प्रोपोर्शनल दोनों चीजें हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां से एफ प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हैं एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं यानी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल आता है, और इक्वल आता है तो आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पे आ गया मेरे पास के, तो के, और यहां पे देखिए एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ये आ गया। अच्छा, अब यहां पे इस के की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब मैंने जब आपको ये पढ़ाया एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि आप जब चेक करते हैं किसी इक्वेशन को, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। देखो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है
तो इस इक्वेशन का डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल होना होगा डायमेंशंस ऑफ आरएचएस के। मतलब देखो यहां पे डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ आरएचएस के। ये हमारी कंडीशन होती है। कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है, ये इक्वेशन अगर हमारी सच में करेक्ट है डायमेंशनली, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस जरूर मेरी इक्वल आएगी डायमेंशन ऑफ आरएचएस के। ठीक है ना। तो यहां पे देखो बस वही चीज अब मुझे करनी है। देखो फोर्स की डायमेंशन है वो क्या होती है आपको लर्न होगी, बेसिकली उसको राइट डाउन करता हूं। देखिए अच्छा, के की वैल्यू हमें नहीं पता और के की कोई डायमेंशन होती भी नहीं है। के यहां पे क्या है आपका एक कॉन्स्टेंट है, तो ये है आपका डायमेंशन लेस। ये एक डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसके डायमेंशंस के बारे में हम जानते भी नहीं है। एलएचएस की डायमेंशन को रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन को, तो देखो यहां पे हम रखते हैं इसको। तो फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास, अभी तक आपको लर्न है सभी को, ML_T-2। ये डायमेंशन हो गई मेरी एलएचएस की। अच्छा फिर आरएचएस में क्या है मेरे पास, देखो के की कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, m की पावर x। ठीक है ना। तो m की पावर मेरे पास x है, रख देते हैं इसको। ठीक ऐसे का ऐसे रख देते हैं m की पावर x। m क्या है हमारा मास है, m हमारा जब मास है तो मास के लिए क्या रखा जाता है, m ही रखा जाता है। और ये है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन की डायमेंशन बताओ क्या होती है। एक्सलेरेशन की यूनिट है क्या है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये होता है। देखो तो यहाँ पे मीटर अपॉन में अगर आप सेकंड स्क्वायर करोगे तो मीटर तो क्या हो गई लेंथ, और सेकंड क्या है टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई, मीटर मतलब लेंथ अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सो ये मैंने ली लेंथ और अपॉन में सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। तो चाहूं तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, देखो L एक तो हो गया L मेरे पास, और फिर हो गया T-2, T की पावर -2 क्योंकि T इसके नीचे था और स्क्वायर था, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगी। और इसकी पावर देखो क्या है मेरे पास, पावर y। तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। देखो x को x की तरह लिख दिया है और पावर इसकी y थी, इसकी पावर को मैंने y लिख दिया है। और ये मेरा जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कहता है कि डायमेंशन एलएचएस की हमेशा इक्वल होने वाली है आरएचएस की। तो मैंने बस फोर्स इधर था तो फोर्स की डायमेंशन लिख दी और इन दोनों की डायमेंशन को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही हम करने लग रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन डायमेंशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1, L की वैल्यू भी क्या है 1, ये 1 ही है। अच्छा यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, देखो M1 इक्वल है किसके, M की पावर x की। तो जो पावर्स है वो इक्वल होंगी, मतलब x की वैल्यू क्या यहां से आ गई हमारे पास 1, लिख सकते हो ना, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक ऐसे ही देखो L की पावर क्या है y, तो यहां से कंपेयर कर सकते हो भाई L की पावर 1 इक्वल है किसके, L की पावर y के। तो यहां से सेम क्या आ गया, y की पावर क्या आ गई आपके पास, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बड़ा ही सिंपल सा है। और उसके बाद देखो टाइम की पावर देखो 2 है और y है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा। अच्छा तो रख देते हैं, देखो t की पावर यहाँ पे -2 है, t की पावर -2 ये इक्वल है किसके, t की पावर इधर क्या है -2y, इसके इक्वल है, पावर से वो इक्वल होंगी। तो -2 इक्वल होगा किसके, -2y के। अब देखो 2 इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से भी देखो 1 आ जाएगी, सिंपल। तो ये मेरे पास एनालिसिस आ चुका है, मेरे पास x की पावर आ गई है, y की पावर आ गई है और यहाँ पे भी y की पावर सेम ही आई है, आप देख सकते हो। एक्चुअल में हमने ये सारा काम किस बात के लिए किया है, फोर्स के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए किया है। देखो ये हमारा फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के लिए देखो हमें क्या लिखना है, k है, k को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हमारा k हो गया, m की पावर x, तो m की पावर x की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा k m की पावर 1, a की पावर y, क्या a की पावर कितनी आई है, देखो a की पावर आई है मेरे पास y मतलब 1, तो a की पावर भी 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, f इक्वल्स टू k m a, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे k की वैल्यू को आप डायमेंशनल एनालिसिस से कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहां पे k है, किसी और जगह कोई दूसरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो जब भी आप देखो प्रोपोर्शनल लेंगे, हर क्वेश्चन में आपको प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको आएगा ऐसा।
तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद आप कह सकते हो। तो इस k की वैल्यू वैसे तो हम जानते हैं 1 होती है, एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया गया है, पर यहां तक भी आप इसको राइट डाउन कर देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से तो आप k की वैल्यू को राइट डाउन कर ही नहीं सकते हो। तो वैसे देखो यहां पे k की वैल्यू 1 है, तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ma। तो देखो हमें नहीं पता था कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, पर फिर भी हमने केवल डायमेंशंस की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखो अनदर एक सिंपल क्वेश्चन हमारे पास हमने राइट डाउन कर लिया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, देखो डिपेंड्स अपॉन, पहला कह रहा है लेंथ पे डिपेंड करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पहला लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा मास ऑफ बोब, लेंथ किसकी होगी, लेंथ होगी पेंडुलम की, मास ऑफ बोब जो पेंडुलम के नीचे जो बोब होता है उसके मास पे डिपेंड करता है, तीसरा कह रहा है देखो, तीसरा एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर टी। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि जो टी का फॉर्मूला है एक्चुअल में क्या होता है, पर आप ये मान के चलिए कि हमें नहीं पता, हमें इसी की हेल्प से उस फॉर्मूला को ड्राइव करना है, क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस से कह रहे हैं कि भाई हम कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। देखो तो हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, देखो टी के लिए, और मैंने बताया था जिसके लिए फाइंड आउट करना है उसको लिखना है, ये मैंने लिखा टी, फिर उसके प्रोपोर्शनल लगा देना है जिस पे डिपेंड करता है, किस पे, सबसे पहला लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो लेंथ, और उसकी पावर क्या कर देनी है, एक्स, ये लिख दिया मैंने एक्स, एक पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा क्या, दूसरे पे भी डिपेंड कर रहा है, तो टी फिर से लिखो प्रोपोर्शनल। अच्छा दूसरा क्या है, देखो मास, तो m की पावर कर दो सर y, ठीक है, और मैंने कहा था तीसरा और आ जाए तो z लगा देना, तो देखो इस बार तीसरा भी आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो t के लिए है तो t प्रोपोर्शनल टू, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और g की पावर कर दो z। ये हमारे पास सिंपल है, और अब इन तीनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, देखो t प्रोपोर्शनल टू, तीनों आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, k, इक्वल करेंगे तो भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो l की पावर आ गई x, m की पावर आ गई y, और g की पावर आ गई z। ये हमारे पास आ गया, देखो बेसिकली ये चीज हमारे पास आई है, और वही सेम चीज हम करेंगे, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ RHS। अब t मतलब टाइम पीरियड, देखो t की पावर, t आपका टाइम पीरियड है, तो t के लिए केवल आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, फिर उसके बाद RHS में क्या आएगा, k तो कांस्टेंट है, l की पावर x, मतलब l क्या है, देखो लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा l, और l की पावर क्या है x, इसको ऐसे क्या ऐसे लिख देते हैं m हमारा मास है, तो मास के लिए m आएगा, और m की पावर y लिख दिया हमने ऐसे कैसे, ठीक है। और अब देखो इसके बाद g, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है, यानी यूनिट होती है मीटर अपोन में सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए तो क्या आएगा लेंथ, और अपोन में सेकंड स्क्वायर, मतलब टाइम, अपोन में टाइम स्क्वायर, टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, -2, और इसकी पावर देखो क्या बोल रहा है, इसकी पावर है वो z, ठीक है ना। इसको ऐसे कैसे लिख दिया, चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे अकेला t है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m0 l0 और t1। क्या इसमें कोई परेशानी है आपको, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे l की पावर x, ऐसे कैसे लिख दो, l की पावर x, m की पावर y, ठीक है, m की पावर y। अच्छा l की पावर x अकेला नहीं लिख सकते, इसको भी mlt की फॉर्म में लिखते हैं, m पहले लिख देते हैं, m की पावर क्या हो गई y, ठीक। अच्छा अब l की बारी, l की पावर एक तो x है, और एक यहाँ पे देखो l की पावर z भी है, तो पावर से वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो लिख दो l की पावर क्या हो गई, x प्लस z। t की पावर देखो इधर तो t है नहीं, इधर है केवल, तो t की पावर -2 और इंटू में z, तो ये हो जाएगी t की पावर -2z, हो गई सिंपल। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे, तो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, m0 इधर LHS में m0 है, और RHS में क्या है, m की पावर y है, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 0 आ गई। LHS में m0 इक्वल्स टू my था, तो यहाँ पे देखो y की पावर 0 आ गई, इसकी वजह से हम कह सकते हैं मास पे हमारा ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा फिर देखो l पे चलते हैं, l की पावर यहाँ 0 है, अच्छा l की पावर x प्लस z है, तो इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले t के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो t की पावर LHS में 1 है, और RHS में कितनी है, देखो ये इधर LHS है और इधर RHS है, यहाँ पे t की पावर कितनी है हमारे पास, t की पावर -2z,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -2z इक्वल्स टू मेरे पास 1 हो गया, और z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है ना, आ गया बिल्कुल, -1/2 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, देखो l की पावर हमने फाइंड आउट नहीं करी, l की पावर 0 है, l की पावर 0 है LHS में, और RHS में कितनी है, RHS में देखो l की पावर x प्लस z है, तो लिख देते हैं x प्लस z। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास कुछ आई है क्या, देखो x की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास अभी फाइंड आउट करनी है। z की पावर देखो, z तो हमारे पास आ गया है, तो राइट डाउन कर देते हैं, देखो 0 इक्वल्स टू x प्लस और क्या है z की वैल्यू -1/2, तो लिख देते हैं इसको -1/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू 1/2, प्लस का 1/2 हो जाएगा, भाई ये इधर आएगा ना तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, z की वैल्यू और x की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें केवल फॉर्मूला को राइट डाउन करना है, जो कि बहुत आसान है अब हमारे लिए। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से अब क्या होगा, देखो क्या है, सबसे पहले k को लिख देते हैं, l की पावर x की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2। सो यहाँ पे x की पावर हो गई हमारे पास 1/2। ठीक है, m की पावर देखो कितनी है, y की पावर 0 है, यानी m तो आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद g की पावर देखो z कितना है, -1/2, तो यहाँ पे g की पावर कितनी है, -1/2। अच्छा, ये अपोन में आ जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा। देखो x की पावर 1/2 अपोन में g की पावर 1/2, यही होगा हमारा। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है, मतलब पावर 1 नहीं है, हाफ है, तो स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इक्वल्स टू देखो k और x को लिख दो, और अपोन में देखो g, तो अपोन में लिख दिया g, और इसकी पावर क्या हो गई, स्क्वायर रूट, ये माइनस था ना तो इसलिए नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो k की वैल्यू वैसे इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे लेंथ होगा, है ना, लेंथ होगा, देखो ये लेंथ होगा, और यहाँ पे भी देखो x लिख दिया मैंने गलती से, ये l होगा, l की पावर x थी ना, तो यहाँ पे l होगा, और l/g, और k की वैल्यू देखिए होती है 2π, ये हम जानते हैं 2π होती है, पर आप वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ तक कर देंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स F के लिए है। इसके लिए हम एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, यानी फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। देखो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, डिपेंड किस पे कर रहा है और निकालना किसके लिए, इस पे ध्यान होना चाहिए। ये दो ही चीजें हमारे काम की हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑफ मास m, जिस पार्टिकल का मास m है, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस के सर्कल में वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, विद वेलोसिटी v, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, मेन बात आ गई है, अपॉन m v एंड r, एम वी आर पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, हमें तो इससे ही मतलब है। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही काम आएगा, फाइंड, क्या फाइंड करें सर, एक्सप्रेशन फॉर एफ फाइंड आउट करना है। देखो आपको पता है आंसर के लिए क्या लिखना है, आपको सबसे पहले आंसर के लिए आपको क्या लिखना है, प्रोपोर्शनल, किसके, जिसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, देखो एफ प्रोपोर्शनल टू, जिस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले एम पे, तो एम की पावर एक्स, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है सर, वी पे, तो f प्रोपोर्शनल टू v की पावर y, फिर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, f प्रोपोर्शनल टू r की पावर z, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, f इक्वल्स टू, अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो ये आ गया हमारा k, और m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z, ये हमारे पास आ चुका है। और फिर हमारा जो कंसेप्ट कहता है, देखो LHS की जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं किसके, RHS के, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो LHS और इधर लिख देते हैं इक्वल्स टू RHS, दोनों की डायमेंशंस इक्वल हैं, ऐसा कहना है। फोर्स की डायमेंशन तो आपको याद ही है, क्या होती है, देखो MLT-2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। अच्छा, K है वो हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। M की पावर X है, M के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो M है वो हमारा क्या है, मास, देखो ये दे रखा है M हमारा मास है, तो M के लिए M ही होगा, तो M की पावर हमने लिख दी सर X, ठीक है, लिखते रहो, जो जो दिया है ना वो लिखते रहो, बस कोई टेंशन नहीं है। V की पावर Y, V क्या है सर, V है विद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं वेलोसिटी क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड,
तो यहाँ पे मीटर मतलब लेंथ और अपॉन में सेकंड मतलब टाइम, तो देखो क्या आ गया, लेंथ मतलब एल और सेकंड मतलब टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सिंपल। तो इसकी पावर हमें क्या बोल रहा है, इसकी पावर है वाई, ठीक है, इसकी पावर वाई। अच्छा आर मतलब रेडियस, रेडियस की बात है ना, तो रेडियस क्या है, रेडियस भी एक तरह की लेंथ है आपकी, तो लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा आपका पावर जेड, ठीक है। तो LHS की पावर को राइट डाउन कर लिया है, RHS की पावर को राइट डाउन कर लिया है। अब बस एक्स वाई जेड की वैल्यूज को निकालना है। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज को कंपेयर करना है। यहाँ पे m की पावर क्या है, 1 और 1, भाई ये है ना 1, तो m की पावर 1, और RHS में देखो क्या है, m की पावर x, क्या x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई, सिंपल। अच्छा ठीक इसी तरह से देखो यहाँ पे L के लिए, तो यहाँ पे L के लिए यहाँ पे एक पावर तो देखो क्या है y, ठीक है ना, एक पावर तो क्या है y, और दूसरी पावर L की z भी है, तो इसको देखो ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, m की पावर x, ठीक है, फिर उसके बाद L की पावर देखो क्या हो जाएगी, L की पावर y प्लस जेड, L की पावर y प्लस जेड, पावर ऐड हो जाती है, और t की पावर देखो, t की पावर एक तो -1 है, ठीक है, और यहाँ पे t की पावर y भी है, तो ये हो जाएगा t की पावर -y, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपली हमने पावर्स को क्या किया है, कैलकुलेट करके ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो पहले t के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो देखो t की पावर यहाँ पे कितनी है, -2 LHS के अंदर, और RHS में t की पावर -y है, तो यहाँ पे t की पावर है सर -y, ठीक है। तो -2 इक्वल्स टू -y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, सिंपल। तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, और z की वैल्यू और निकालनी है। देखो z, यहाँ पे z है क्या इधर, देखो z ये किस में है, इसके अंदर हमारे पास ये z है, तो l की पावर है y प्लस जेड, और यहाँ l की पावर 1 है, ठीक है ना। तो राइट डाउन करते हैं, देखो l की पावर 1 और इक्वल्स टू l की पावर y प्लस जेड। अच्छा y कितना आया, देखो y हमारा 2 आया है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ 1 इक्वल्स टू y प्लस जेड, इसमें कोई दिक्कत, भाई पावर को इक्वल कर रहा हूँ ना, ये इसकी पावर इसको यहाँ रख दिया, और ये इसकी पावर इसको यहाँ रख दिया, ठीक है ना। अब y की पावर देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 रखूंगा, अब ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और +1 -1, तो z की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ से z की पावर आ जाएगी -1। x y z तीनों की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और z की वैल्यू। अब बस हमें फॉर्मूला को राइट डाउन करना है, भाई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। तो देखो k तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो रखे रहेंगे ऐसे कैसे, f इक्वल्स टू k, छोड़ देते हैं इस k को, m की पावर x की वैल्यू 1, m की पावर 1, फिर देखो v की पावर y की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा v², ठीक है, r की पावर z, और z की वैल्यू है -1, तो z हो जाएगा हमारा -1, और जो -1 होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो अपॉन में z, ये हो जाएगा, तो क्या हो गया, k m v² अपॉन z हो गया, z मतलब क्या है, r की पावर z है ना, तो r की पावर -1 है यहाँ, तो ये r, ठीक है। तो ये k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एक एक्सेप्शन अपवाद है, तो इसकी वैल्यू तो ये लिमिटेशन मान लो आप इसकी, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आएगी नहीं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ से, f इक्वल्स टू k को छोड़ दो ऐसे कि ऐसे mv² अपॉन में r, ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा k की वैल्यू आपकी 1 होती है यहाँ से, ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको k की वैल्यू भाई आप यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर हमें तो पता है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है उसके अंदर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, k की वैल्यू होती है 1, तो एक्चुअल फॉर्मूला आ जाता है f इक्वल्स टू mv² बाई r, तो ये हो गया, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे किसके लिए, इस बार एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो सिंपल फोर्थ क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया है, हमें सिर्फ देखना है एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो चीजें देख लो, आपका क्वेश्चन सोल्व है। देखो एनर्जी E ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास m है, एक्सवेटिंग सिंपल मोशन में SHM, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप पढ़ोगे, तो 11th में आपको पढ़ना है, विद एम्पलीट्यूड A, ठीक है, विद एम्पलीट्यूड A एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, डिपेंड्स अपॉन m, किस पे डिपेंड कर रहा है ये देखना है जरूर। देखो डिपेंड्स अपॉन m क्या था, देखो यहां पे आ गया मास, दूसरा एंड a क्या है, देखो a के लिए बोल रहा है, a आपका यहां पे आ गया था देखो एम्पलीट्यूड, और उसके बाद ओमेगा क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी है, एंड फाइंड, देखो फाइंड क्या करना, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर E, डिपेंड किस पे करता है ये हमें पता चल गया, और एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है ये हमें पता चल गया। अब केवल वैल्यूज को पुट करना है और उनकी डायमेंशंस को पुट करना है। देखो आंसर की बात करेंगे,
सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किसके लिए, ई के लिए प्रोपोर्शनल। सबसे पहली चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, m की पावर x, ठीक है। दूसरा e किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है a, एम्पलीट्यूड, a की पावर y। तीसरा e किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी की पावर z, ये लिख लिया हमने। अब e इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो लिख देते हैं k m की पावर x, a की पावर y और ओमेगा की पावर z, ये आ जाएगा हमारे पास। अब LHS इक्वल्स टू RHS होता है, तो उसको करना है, देखो इधर करते हैं। देखो LHS इक्वल्स टू RHS, तो डायमेंशंस ऑफ LHS किसके इक्वल होंगी, डायमेंशन ऑफ RHS के। राइट डाउन करते हैं। ई एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वही होता है जो आपका वर्क डन का डायमेंशन होता है। एनर्जी वर्क डन सेम बात है, एनर्जी की यूनिट भी जूल, वर्क डन की यूनिट भी जूल। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन लिख देता हूँ। सबसे पहले ई की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स इनटू फोर्स m l t-2 और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो l की पावर क्या हो जाएगी 2, तो m l 2 और t-2। डायमेंशन जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था वर्क डन यानी एनर्जी और वर्क डन दोनों बता दिया था। उसके बाद आपको देखिए डायमेंशन किसकी चाहिएगी, मास की तो m पता ही है, एम्पलीट्यूड की चाहिएगी, एम्पलीट्यूड भी लेंथ होती है ना, कितना मतलब ऊपर की तरफ एक वेव है वो गई है, एम्पलीट्यूड, तो वो लेंथ होती है। और ओमेगा, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसकी डायमेंशन आपको चाहिएगी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए, ओमेगा के लिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा देखो माइनस, यानी t-1, t ऊपर जाएगा ना तो माइनस का। ये डायमेंशंस आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखो। और जब लर्न हो जाए तो फिर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो LHS कितना हो गया हमारा, LHS की बात करते हैं। एनर्जी के डायमेंशन को राइट डाउन कर दो, m l2 और t-2, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको एज इट इज देखो मैंने राइट डाउन कर दिया है। अब देखो m की पावर क्या है, k की तो कोई डायमेंशन है नहीं भाई, RHS भी राइट डाउन करेंगे ना, LHS हो गया, अब RHS आएगा। m की डायमेंशन, m मास है, तो यहाँ पे मास के लिए m ही होता है, तो m की पावर x, ठीक है। उसके बाद a हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब लेंथ, तो l की पावर y, ये हो गया l की पावर y। फिर उसके बाद देखो ओमेगा, ओमेगा अभी मैंने आपको बताया क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए ये होती है डायमेंशन t की पावर -1, तो ये t की पावर -1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी z, ठीक है ना। ये तो चीज़ है हमारे पास, सेम चीज़ है, इसको मैंने राइट डाउन कर दिया है। अब देखो यहाँ से m की पावर 1 और ये x कंपेयर कर देते हैं, तो m1 इक्वल्स टू क्या है, m की पावर x, तो x की वैल्यू क्या है 1, x y z निकालना है। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, देखो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो देखो l की पावर 2 इक्वल है किसके, l की पावर y के, LHS में l, RHS में l, ठीक है। तो y की पावर कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, सिंपल। z की पावर और फाइंड आउट करनी है, तो देखो z t की पावर देखो -2 है, t की पावर -2, अच्छा इक्वल किसके है, t की पावर इधर देखो, t की पावर -1 इंटू z, तो -z, तो t की पावर कितनी है -z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास किसकी, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, अब हमें राइट डाउन करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो सर e के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो e के लिए हमारे पास आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है, अच्छा m की पावर x, m की पावर x की वैल्यू 1, तो m की पावर m का m आ जाएगा 1, लिखो या मत लिखो, a की पावर y की पावर 2, my स्क्वायर हो गया, और ओमेगा की पावर z, और ओमेगा की z की भी वैल्यू कितनी आई है 2। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। यहां तक आप करके छोड़ देंगे तो भी आपका करेक्ट है। वैसे इस फॉर्मूले में k की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 1/2 m y स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे भी, यानी y स्क्वायर, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड की पावर y थी, तो a स्क्वायर m a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ तक भी ठीक था आपका और यहाँ भी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस करके आप जरूर समझ गए होंगे कि आप डायमेंशंस की हेल्प से, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक फॉर्मूला को। हमने देखो कितने सारे फॉर्मूलाज को अब यहाँ पे फाइंड आउट किया है। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है किसके लिए पूछा है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई के लिए, ठीक है। और फिर किस पे डिपेंड करता है, देखो m पे डिपेंड करता है, बस कुछ नहीं, प्रोपोर्शनल लिखते जाओ उसके लिए, m की पावर x, फिर दूसरा a था a की पावर y, ओमेगा था ओमेगा की पावर z।
तो बस जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको देखना है और जिसके लिए फाइंड आउट करना है वो देखना है। दोनों की डायमेंशन को एक दूसरे के इक्वल रखना है और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और उनकी पावर्स को फॉर्मूला में रख देना है और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट था। अब इसके अंदर बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनका फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो ऐसी भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो उनकी अब बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन कहती है यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले हमने देखा था F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है K मास इंटू में एक्सलेशन। तो क्या K की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। तो कांस्टेंट की वैल्यू को आप यहां से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जहां पे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वहां पे भी ये इक्वेशन है वो, यानी ये जो आपका फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस है, इसकी हेल्प से आप फॉर्मूला को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। टिग्नोमेट्रिक कैसे? जैसे यहां पे आ गया आपके पास साइन थीटा, या आ गया कोस थीटा, या आ गया टेन थीटा। मतलब ये सारे क्या है? टिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसमें थीटा है उस, आपको पता है एंगल, थीटा क्या है? एंगल। थीटा एंगल होता है। तो एंगल कैसी क्वांटिटी होती है? आप सभी जानते हैं एंगल है वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस होता है आपका एंगल। तो इसलिए जब एंगल की कोई डायमेंशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे P इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, P इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, या फिर लिख देता हूं देखिए साइन थीटा। अब देखो A और B की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। भाई मान लेते हैं P डिपेंड्स, क्वेश्चन में दे दिया P डिपेंड्स, आपको देखना है भाई कौन डिपेंड कर रहा है किस पे। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर P, ठीक है, निकाल देंगे सर। किस पे डिपेंड करता है? A और B पे। ए और बी पे डिपेंड करता है तो क्या लिखेंगे आप लिख देंगे सर P प्रोपोर्शनल टू A की पावर X, और फिर आप लिख देंगे P प्रोपोर्शनल टू B की पावर Y। लेकिन साइन थीटा का तो कहीं जिक्र आया ही नहीं, एंगल की डायमेंशन आपके पास होती ही नहीं है। तो जिसकी वजह से आप ऐसे फॉर्मूलाज को भी वहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसमें टिग्नोमेट्रिक रिलेशंस प्रेजेंट हों। थर्ड, यहां पे कई बार ऐसी सिचुएशन आपके पास बनेगी कि एक ऐसा कांस्टेंट प्रेजेंट होगा जिसकी कुछ डायमेंशन होती होगी, उस सिचुएशन में भी आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे देखो m यानी g, ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन होता है r स्क्वायर, होता है ये। इस फॉर्मूला के अंदर g की यूनिट होती है, जी की यूनिट होती है ना फॉर्मूला के अंदर। जी की यूनिट को आप 9th पढ़ के आए इतना तो पता ही होगा। तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट वो होती है, मतलब जिसकी यूनिट होती है उसकी डायमेंशन भी होगी। भाई एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सलेशन की यूनिट होती है मास अपॉन में यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, मास पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। तो मीटर है वो क्या हो जाएगा? लेंथ, और अपॉन में सेकंड क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर, ये एक यूनिट है, यूनिट की वजह से डायमेंशन है एक्सलेशन की। ऐसे इस जी की भी यूनिट है तो जिसकी वजह से इसकी भी क्या होगी? डायमेंशन होगी। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप फॉर्मूला को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आप ऐसी सिचुएशन में भी एक्सप्रेशन को यहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जिनमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे यहां पे लिख देते हैं के एम में होता, प्लस में यहां पे क्या होता? वाई एक्स भी हो जाता, ठीक है, ऐसा होता। तो देखो आप प्लस की वैल्यू में तो राइट डाउन करेंगे ही नहीं, मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए? या फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि देखो यहां पे लिखता हूं, जैसे एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू क्या होती है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहां पे आपको बोलता है कि फाइंड द ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर s के लिए फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर निकाल देंगे सर, बढ़िया है। आपको बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, देखो u पे डिपेंड करता है, फिर बोलेगा t पे डिपेंड करता है, और फिर बोलेगा एक्सलेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल देता आपको, आप क्या करते? सर ने बताया था भाई जिसके लिए फाइंड आउट करना है उसको रख दो, ठीक है, तो उसको रख दो। और जिस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, ये लो सर u की पावर x। अच्छा, और किस पे? t पे, तो आप क्या करते हैं? s प्रोपोर्शनल टू t की पावर y, ये लो सर। उसके बाद s और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सलेशन पे, तो s प्रोपोर्शनल a की पावर z, ऐसा कर देते। और इससे जो फाइंड आउट होके आता वो कभी भी पॉजिटिव टर्म्स के अंदर इस तरह से आता नहीं, समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जब एक से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट होती हैं तब भी डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप फॉर्मूला को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। और सिंपल एक और क्वेश्चन की अब बात करेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझना है इसको। देखो, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी E। अब ये क्या बोल रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड
टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब तक जो आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे थे वो किसके लिए था, MLT इस फॉर्म में कर रहे थे आप, ठीक है ना। तो मास, लेंथ और टाइम ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज लेनी है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, और इसके लिए एनर्जी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। सिंपली देखो क्या करेंगे हम, जब हम क्या करते थे भाई, एनर्जी के लिए फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर रहे थे, एनर्जी और प्रोपोर्शनल टू करते थे m और m की पावर x, ऐसे करते थे ना, MLT इसके लिए करते थे। पर यहां पे अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फोर्स सबसे पहले लिखो, फोर्स और फोर्स की पावर कर दो x। फिर देखो एनर्जी किसके लिए, एनर्जी देखो, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी पे ये तीनों के लिए बोल रहा है कि भाई फोर्स, वेलोसिटी और टाइम तीनों पे डिपेंड कर रही है हमारी एनर्जी, तो v की पावर y, और फिर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, देखो तीसरा क्या है, टाइम, तो टाइम की पावर z। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, f की पावर x, v की पावर y और t की पावर z। सिंपल। अब यहाँ पे सेम हमारा कंसेप्ट है, LHS किसके इक्वल है, RHS के, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखो LHS, डायमेंशन फॉर LHS इक्वल होगा किसके, RHS के। तो LHS इक्वल्स टू RHS। एनर्जी की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी क्या होती है, वही होती है जो वर्क डन के लिए होती है। तो मास और लेंथ के लिए 2 और फिर टाइम के लिए 2, ये डायमेंशन होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये LHS हो गया। अब RHS की बात करेंगे। देखो LHS तो हो चुका है, RHS में K कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है क्या होती है, देखो फोर्स MLT-2, और इसकी पावर क्या कह रहा है हमें, इसकी पावर दे रखी है x, ठीक है, x लगा दिया सर। अब इसके बाद देखो v की पावर y है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड मतलब टाइम अपॉन, और सॉरी लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ और टाइम अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो -1, और इसकी पावर देखो क्या है, y, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम, टाइम देखो z, तो टाइम के लिए तो t होगा, तो t की पावर क्या हो गई यहां से z, ठीक है। अब देखो इसको ठीक तरह से लिखते हैं, तो यहां पे तो हमारा क्या आ जाएगा, m1 l की पावर 2 और t की पावर -2, ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब इधर देखो m की पावर एक तो x है और इधर और कुछ भी नहीं है, तो m की पावर क्या हो गई, x, लिख दिया। अच्छा l की पावर देखो, l की पावर एक तो x है और एक l की पावर y है, तो l की पावर को कैसे लिख देंगे, l की पावर x प्लस y, ऐसे लिख देंगे, पावर से ऐड हो जाती है। और t की पावर देखो, t की पावर एक तो -2 और फिर x, और यहां फिर साथ में क्या है, z, तो -2x प्लस z हो जाएगा। तो t की पावर देखो क्या हो जाएगी, -2x प्लस z। अब बस x y z की वैल्यूज निकालनी है, अब तो कुछ नहीं बचा, हो गया हमारा सोल्व। देखो x की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पे 1 और इधर x, तो m की वैल्यू 1 इक्वल्स टू m की पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल। अब यहाँ से देखो l की पावर 2, l की पावर 2 और इधर l की पावर x प्लस वाई, तो l की पावर 2 इक्वल्स टू l की पावर x प्लस वाई, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आई है, तो ये 1 इधर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सिंपल। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना, आप फाइंड आउट करके देख सकते हो। तो x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1, ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो अब बस फॉर्मूला में राइट डाउन करना है, एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, k तो ऐसे की ऐसे, f की पावर x, तो यानी f ऐसे कैसे, f की पावर 1, v की पावर भी 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और t की पावर भी 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर k की वैल्यू को कांस्टेंट को अगर हम यानी k की वैल्यू 1 मान लेते हैं कांस्टेंट की, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, FVT, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है, सिंपल। तो करना कुछ नहीं है आपको, चाहे कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, आपको बस ये देखना है किसके लिए फाइंड आउट करना था, यहाँ एनर्जी के लिए फाइंड आउट करना था, उसको हमने पुट किया। और किस पे डिपेंड करता है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज दे दी थी, तो हमने उनको राइट डाउन करके उनकी पावर x, y और z लगाया और फिर उसके लिए फाइंड आउट कर दिया। तो बड़ा ही सिंपल है ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू एक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना। अब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये देखो क्या है आपका, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंसर।
जिन बच्चों को सरफेस टेंशन का फॉर्मूला नहीं पता, देखो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू होता है एस इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, ठीक है, ये होता है। फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है, लेंथ की डायमेंशन एल, ये भी आपको पता है, तो इसीलिए एस की डायमेंशन को आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। और क्वेश्चन में देखो आपको एनर्जी दे रखा है, एनर्जी की डायमेंशन अभी मैंने बताई है, वेलोसिटी की डायमेंशन भी आपको पता है और टाइम की डायमेंशन भी आपको पता है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट करते हैं तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होगी कि मैंने जितना सब आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया है। तो ये वीडियो है, इसके अंदर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के 4th पार्ट के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ सीखे हो आप, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर 11th फिजिक्स का हर एक चैप्टर है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और 10th को पहले ही स्टडी कर चुके हैं और फिर 12th फिजिक्स के वीडियोज भी अपलोड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।